हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में आपने ये देखा था कि किसी गोले को यदि हम आवेशित कर दें तो उसके आसपास के जो बिंदु है, चाहे वो बाहर हो चाहे वो अंदर हो, वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। साथ ही आपने ये भी देखा था कि यदि हम किसी पट्टिका को आवेशित कर दें तो उसके आसपास के जो बिंदु हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा। आज के टॉपिक में अपने ये देखेंगे कि यदि हम किसी चालक को जब आवेशित करते हैं तो आपको ये पता है कि आवेश यहां पर है तो इनके बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। प्रतिकर्षण के कारण इनके बीच में आपस में बल लगेगा और ये जो पृष्ठ है वो दाब महसूस करेगा। कि यदि हम किसी चालक को आवेशित कर दें तो उसकी सतह पर बल कितना लगेगा और दाब कितना लगेगा, इसका हमको डेरिवेशन निकालना है। इस डेरिवेशन को निकालने के लिए हम किसी गोले का यूज कर सकते हैं, हम किसी यादृच्छिक आकृति वाले किसी चालक का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सबका जो फॉर्मूला आएगा वो सबके लिए एक जैसा ही होगा। तो हम कोई एक आसान सी आकृति ले लेंगे जिसको हम जो चालक होनी चाहिए और उसको हम आवेशित करेंगे और उसकी सतह पर हम एक डेरिवेशन निकालेंगे जो सब पृष्ठों के लिए क्या आएगा, एक जैसा आएगा, यानी कि सब चालकों के लिए एक जैसा आएगा। ये हमारे पास कोई चालक है इस आकृति का, हमने इसको आवेशित कर दिया, आवेश दे दिया, तो ये आवेश पूरा का पूरा जाकर इसके ऊपर वितरित हो गया। ये ठोस चालक है, अंदर से भरा हुआ है, अंदर से खोखला नहीं है, लेकिन है कौन सा, चालक। जब भी चालक को आवेश देते हैं तो वो अंदर नहीं रहता, वो कहां चला जाता है, बाहर चला जाता है। तो यहां का भी सारा आवेश कहां चला गया, बाहर चला गया। और इसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, जीरो होता है चालक के अंदर। पिछले डेरिवेशन में, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था और डेरिवेशन भी करवाया था कि किसी चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, जीरो। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, इस चालक के अंदर जीरो रहेगा, लेकिन बाहर इसके अंदर कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक, हमें निकालना है कि इस सतह पर बल या दाब कितना लगेगा। तो दाब निकालने के लिए हमें पहले बल का डेरिवेशन निकालना होगा। हम मान लेते हैं कि इस चालक का एक छोटा सा पार्ट है, ये पार्ट ले लेते हैं, ये वाला इतना इतना, ये वाला पार्ट, इसको नाम दे देते हैं 1। बाकी जो यहां से लेकर यहां तक का बचा हुआ पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको नाम देते हैं 2 नंबर। तो इसको हमने 2 हिस्सों में बांट लिया, एक तो ये वाला, इसको तो दे दिया 1 नंबर और इसको दे दिया हमने 2 नंबर। अब देखो, इससे जस्ट पास वाला, इसकी सतह से जस्ट थोड़ी सी दूर पर, क्योंकि हमें बल कहां निकालना, सतह पर निकालना है, तो जब हम बिंदु लेंगे वो भी कौन सा लेंगे, बिल्कुल इसकी सतह पर लेंगे, इससे जस्ट बिल्कुल पास में, बिल्कुल इसके पास। मैं थोड़ा सा यहां समझने के लिए थोड़ा दूर बना देता हूं कि एक बिंदु जो कि इसके बिल्कुल यहां पर पास है, ये दूरी बहुत कम है इसके साइज के कंपैरिजन में। ठीक, एक बिंदु है P1, एक इसी तरीके से इसके पीछे भी एक बिंदु है जो इतनी सी दूरी पर था, ये भी इतनी सी दूरी पर, यहां पर कोई बिंदु बना लेते हैं P2। ठीक, इससे सम्मित 2 बिंदु है। अब देखो, इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा उसके अंदर किस किस का योगदान होगा, एक तो जो इसके अंदर आवेश है उसका योगदान होगा और एक जो ये सारा पड़ा है आवेश, इसका योगदान होगा। यानी कि 2 बिंदुओं के 2 भाग के कारण इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र आएगा, एक तो इस भाग के कारण और एक इस भाग के कारण। ये यहां इसके बिल्कुल पास में है, तो इस पहले वाले के कारण विद्युत क्षेत्र किस तरफ होगा, ये प्लस है, तो इसके बाहर की तरफ होगा, इस तरफ E1 मान लेते हैं। ठीक, उसी तरीके से इस P2 पॉइंट जो कि इस तरफ है, इस पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इस तरफ होगा, इस पहले वाले के कारण। पहले वाले के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इधर, इस पहले वाले के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इधर, ये बिंदु इसके अंदर है, इस चालक के अंदर है। तो ये दोनों बिंदुओं की इनसे दूरी समान थी, तो दोनों जो विद्युत क्षेत्र होंगे वो भी समान होंगे, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगी, इसकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन इधर। ठीक, अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। दूसरे पार्ट, इस पार्ट के कारण, इतने पार्ट के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो मान लेते हैं E2 होगा, लेकिन कौन सी दिशा में होगा, इससे बाहर की ओर होगा। ये इधर आ गया, प्लस वाला है, तो इसके कारण क्या होगा, इस तरफ होगा, E2 इस तरफ। ठीक, लेकिन इस बिंदु पर इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस दिशा में होगा E2, यानी कि इस बिंदु पर एक E1 इस तरफ, E2 इस तरफ।
इस बिंदु पर E1 भी इस तरफ और E2 भी इस तरफ होगा। अब P2 पॉइंट पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र कौन से पॉइंट पर? P2 पॉइंट पर, P2 पर वो कितना होगा? वो होगा E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। लेकिन आपको यह पता है कि चालक के अंदर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो कितना होता है? 0 होता है। यानी कि अंदर जो रहेगा 0 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। तो E2 को यदि हम इधर ले आए तो E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि परिमाण है वो क्या है? समान है। यानी कि इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है समान होगा, लेकिन अंदर जो दिशा होगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी। अब बाहर वाले पर आते हैं, इस बिंदु पर आते हैं P1 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र P1 पर, P1 पर P1 बिंदु जो कि इसके बिल्कुल पास है, किसी चालक के जब बिल्कुल पास जो बिंदु होता है, बहुत कम दूरी पर जो बिंदु होता है, उस पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसके अंदर किसका योगदान है? बिंदु P1 पर E1 और E2 का योगदान है। दोनों एक ही दिशा में हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? E1 प्लस E2। यदि हम यहां पर ध्यान से देखें E1 और E2 समान है तो E1 की जगह E2 का मान हम पुट करेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E1 की जगह हम पुट करेंगे E2 प्लस E2। तो E2 और E2 कितने हो गए? 2E2। तो हम इसको लिख सकते हैं 2E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यानी कि E2 की वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके कारण अपने आसपास बिंदु जो यहां पर हैं, यहां पर जितने भी बिंदु हैं वहां पर विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न किया जा रहा है? वो उत्पन्न किया जा रहा है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब देखो हम इसका आवेश लेकर इससे यदि मल्टीप्लाई कर देंगे E2 जो विद्युत क्षेत्र जो इसने दिया है, तो उतना इस पर क्या लगेगा? बल लगेगा। मान लेते हैं इस A जो हमने ये A पहला भाग लिया है, इसके अंदर Q आवेश है और इसका एरिया S है, तो सिग्मा, तो हम कैसे लिखेंगे? Q इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा इंटू S। इसका हम आगे यहां पर यूज करेंगे। भाग 1 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल वो कैसे लिखेंगे? वो जो बल लगेगा F लगेगा वो लिखा जाएगा E2, इसका विद्युत क्षेत्र और इसका आवेश Q आवेश, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले वाले का जो आवेश है वो हम इसको लिखेंगे, पहले वाले का आवेश है और ये विद्युत क्षेत्र किसका हो गया? दूसरे वाले के कारण। तो F इज इक्वल टू E2 की जगह लिखेंगे सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह क्या लिखेंगे? सिग्मा इंटू S लिखेंगे। तो F इज इक्वल टू क्या बनेगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू S। जितने एरिया पर हमें बल निकालना है हम उतने एरिया की वैल्यू यहां रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? उतने एरिया पर लगने वाला टोटल बल मिलेगा। अब देखो यदि हमको दाब कैलकुलेट करना है, दाब P इज इक्वल टू, तो इसके लिए लिखेंगे F अपॉन में S, इतने एरिया पर लगने वाला दाब तो इतने एरिया पर बल अपॉन में S। तो P इज इक्वल टू F को से यदि डिवाइड करके S से डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये दाब किस तरफ लगेगा? आउटवर्ड लगेगा या इनवर्ड? बाहर की ओर लगेगा या अंदर की तरफ? ये लगेगा बाहर की ओर, क्योंकि इन दोनों के अंदर प्रतिकर्षण हो रहा है। आवेशों के प्रतिकर्षण के कारण ही ये दाब लग रहा है, तो हमेशा ये बाहर की तरफ लगेगा। आवेश चाहे यहां पर माइनस हो जाए तो भी दाब क्या रहेगा? बाहर की ओर, दाब अंदर की ओर नहीं आएगा। उस कंडीशन में भी दाब क्या रहेगा? माइनस की ओर। चाहे हम यहां पर माइनस वाला आ जाए, आवेश घनत्व माइनस का हो जाए तो स्क्वायर होने से वापस प्लस रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? दाब ये बाहर की ओर ही लगेगा।